हेलो एवरीवन, मैं चंदन माइती स्वागत करता हूं आपका करंट मुद्दे पर। आज की जो ये वीडियो है उसमें मैं CHSL प्री के सारे फिजिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूं और उसके साथ में और क्या क्या क्वेश्चंस वहां से बन सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी, आप आराम से इसे 20 से 22 मिनट में देख कर ख़त्म कर लोगे और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये रहेगा। इसको छोड़कर नहीं जा सकते, ये क्वेश्चंस आपको देखकर जाने ही पड़ेंगे। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, एयर प्रेशर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इसके अंदर करेक्ट है। तो सबसे पहला देखो ऑप्शन अगर मैं देखता हूं, इसमें कह रहा है कि हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काई एंड वेट वेदर। सपोज मेरे को ये ऑप्शन का नहीं पता है कि ये क्या कह रहा है। सेकंड कह रहा है कि लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काई। मुझे चलो इसका भी नहीं पता है। अब कह रहा है थर्ड की बात करते हैं। देखो थर्ड वाला ऑलमोस्ट सबको पता होगा, इसमें कह रहा है कि एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया। सिंपल सी बात है, एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। कैसे? जैसे सपोज मान लो कि एक कमरा है ना, ये मैंने एक कमरा बनाया, इस कमरे में बीच में एक दीवार है, यहाँ पर हमने अगरबत्ती जलाई हुई है सपोज, तो अगरबत्ती की हवा पूरे इसमें है। अगर मैं सडनली क्या करूं, इस वॉल को हटा दूं, दीवार को हटा दूं, या यहाँ ये जो गेट है इस गेट को अगर मैं ओपन कर दूं, तो ओपन करने से क्या होगा? ओपन करने से ये जो हवा होगी, ये हवा इधर की तरफ फैलना स्टार्ट कर जाएगी। तो कहने का मतलब ये था कि यहाँ पर प्रेशर हाई था और यहाँ पर प्रेशर था ही नहीं, तो इसलिए हाई से लो की तरफ मूव करा। हमेशा एयर जो होती है वो हाई प्रेशर से लो की तरफ मूव करती है। या जैसे मान लो कि कोई सिलेंडर है, सिलेंडर में हवा भरी रहती है, या आपका जैसे मान लो साइकिल का टायर है उसमें हवा भरी रहती है, लेकिन अचानक से लीक हो जाए या आपके टायर कहीं से ब्रेकेज हो जाए तो वहां से हवा निकलने लगती है। वो क्यों निकलने लगती है? क्योंकि आपके टायर के अंदर हवा में हाई प्रेशर है जबकि बाहर लो प्रेशर है। तो इसलिए आप याद रखोगे कि एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज। अब इसमें देखो पहला और जो दूसरा ऑप्शन है इसके अंदर, जैसे यहाँ पे पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन है, ये जस्ट अपोजिट है। हाई प्रेशर में क्या होता है, आपको याद रखना है कि क्लियर और सनी स्काई होता है, जबकि लो प्रेशर में आपको क्या होता है, क्लाउडी स्काई और वेट वेदर होता है। ठीक है ना? इसको आपने जियोग्राफी में भी पढ़ा होगा। जैसे क्या होता है जब साइक्लोन बनता है, तो साइक्लोन बनता है तो क्या होता है, जो मिडिल एरिया होता है वहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ठीक है ना? तो लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से क्या होता है, हाई प्रेशर से बहुत तेजी से हवा वगैरह, क्लाउड वगैरह जो होती है मूव करती है। तब हम वहां पर लो प्रेशर की प्रॉपर्टी देखते हैं, तो वहां पर हमें क्या दिखता है, वहां पर दिखता है कि काफी ज्यादा क्या होगा, क्लाउडी वेदर होगा, वेट वेदर होगा। ठीक है ना? स्टॉर्म वगैरह आ रहे होंगे। तो इस तरीके से आप याद रखोगे कि लोअर प्रेशर जो होता है वो हमेशा क्लाउडी स्काई और वेट वेदर से रिलेटेड होता है और इसके अगेंस्ट हाई प्रेशर रहेगा। हाई प्रेशर की जब भी बात होगी वो हमेशा क्लियर और सनी स्काई, मतलब वहां पर बिल्कुल सारी चीजें क्लियर रहेंगी। तो यहाँ पर इसलिए मैंने एक स्टेटमेंट भी यहाँ पर दी है, आप इसमें देखोगे कह रहा है कि जो लो प्रेशर एयर होता है उसके अंदर क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है। ये एंटी क्लॉकवाइज उसी रिस्पेक्ट में बताया है, जब आप जियोग्राफी पढ़ते हो तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इस तरीके से मूव करती है हवा, एंटी क्लॉकवाइज है ये। ठीक है ना? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और सदर्न में इस तरीके से मूव करती है। तो अब यहाँ पर ये यही कह रहा है कि एज इट राइजेस एंड कूल्स वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड्स एंड परहैप्स प्रेसिपिटेशन। मतलब कह रहा है कि लो प्रेशर में क्या होता है, जो हमारे वाटर वेपर होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं और कंडेंस होने की वजह से क्या होता है, क्लाउड बनता है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जब भी लो प्रेशर होगा तो वहां पर क्या होता है, एक अनसेटल्ड वेदर बना रहता है। ठीक है ना? तो चलिए इतना मेरे ख्याल से इनफ रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सबसे पहला कह रहा है फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड प्रेशर। अगर आप प्रेशर की डेफिनेशन देखो तो प्रेशर का मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया, मतलब एक फोर्स जो एक पर्टिकुलर एरिया पे लगता है उसको हम प्रेशर कहते हैं। बट यहाँ पर क्या कह दिया है, यहाँ पर वॉल्यूम कह दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि ये गलत है। ठीक है ना? तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। फिर दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि लिक्विड कैन एक्सर्ट प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ द कंटेनर। बिल्कुल सही है। जैसे मान लो अभी हमने देखा कि कोई वॉल है,
इसमें अगर मैं गैस भर दूंगा तो ये गैस क्या करेगी, इसके वॉल पर अपना प्रेशर लगाती है। या जैसे आप सिंपल मानो ना कि आपने गुब्बारा, एक गुब्बारे में पानी भरा होली के टाइम पर, तो ज्यादा पानी भरने से क्या होता है, गुब्बारा फट जाता है। तो ये गुब्बारा फटता क्यों है, इससे हमें पता चलता है कि ये जो लिक्विड है ये वॉल्स पर प्रेशर लगाता है, और जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है और ये वॉल जब सह नहीं पाती है तो ये गुब्बारा फट जाता है। दैट मीन्स लिक्विड क्या करती है, लिक्विड एक्सर्ट करती है प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। तीसरा देखते हैं, इसमें कह रहा है कि फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन कॉज ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन बट नॉट इट्स शेप। गलत है। इसमें देखो क्या कह रहा है, जब क्या होगा कि फोर्स अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई किया जाए तो वो उसके मोशन को भी चेंज कर सकता है और उसके शेप को भी चेंज कर सकता है। अब जैसे मान लो आपने क्या करा, कोई प्लास्टिक बॉक्स लिया या फिर मान लो कोई भी सॉफ्ट चीज ली, उस पर अगर आपने घुसा मारा तो आप देखते हो कि वहां पर क्या होता है, उसका शेप डिस्टॉर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है ना। तो फोर्स जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया जाएगा तो वो मोशन को भी चेंज कर सकता है और उसके शेप को भी चेंज कर सकता है। लेकिन यहाँ पर नॉट की बात की गई है तो ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज ऑफ हीट ट्रांसफर नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। देखो सबसे पहले क्या होता है कि अगर मैं हीट ट्रांसफर की बात करूं तो हीट ट्रांसफर में तीन तरीके की चीजें होती हैं। ठीक है ना। एक होता है जिसको हम कहते हैं कंडक्शन, एक होता है जिसको हम कहते हैं कन्वेक्शन, और दूसरा जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, रेडिएशन। ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल है, इस एक एग्जाम्पल से ही आप समझ जाओगे कि क्या फर्क होता है। जैसे मानो देखो, इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने एक बॉइलिंग केटल है, सपोज मान लो ये इसमें कुछ गर्म हो रहा है, तो गर्म हो रहा है तो ये रॉड जो है सपोज आयरन की है। ठीक है ना, कोई इंसुलेटर नहीं है, आयरन की है, तो यहाँ ये रॉड भी गर्म हो जाएगी, तो जब आप पकड़ोगे तो आपको क्या होगा, गर्म लगेगा। ठीक है ना। तो ये जो मोड है इसको हम कहते हैं कंडक्शन। कहने का मतलब क्या होता है कि जब कोई मीडियम हम पकड़ते हैं, जैसे कोई सॉलिड हो गया, तो सॉलिड में क्या होता है, जैसे सपोज ये देखो यहाँ पे मैंने एक लोहे का बार है ये, इसको मैंने सपोज मान लो यहाँ पे गर्म किया, हीट दी, तो ये हीट से धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ तक गर्म हो जाता है। तो जब आप यहाँ टच करोगे तो आपको क्या लगेगा, ये बॉडी हॉट लगेगी। तो इस तरीके की फॉर्म को हम कहते हैं कंडक्शन, जो सॉलिड स्टेट वगैरह में हो रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन में लिक्विड फॉर्म हो जाएगी, मतलब कन्वेक्शन में अब हम हीट के ट्रांसफर की जब हम लिक्विड में बात करेंगे तो वो कन्वेक्शन में चला जाएगा। जैसे इसको देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है, तो पानी गर्म हो रहा है, कैसे गर्म हो रहा है, ये नीचे जो था, नीचे यहाँ पर हीट जो है टच कर रही है तो नीचे का गर्म हो गया। गर्म होने की वजह से नीचे के जो मोलिक्यूल हैं वो ऊपर जाते हैं, ऊपर जाकर ठंडे होते हैं, ठंडे होकर वो फिर नीचे आते हैं। कहने का मतलब अगर मैं इस तरीके से एक जार बनाता हूँ तो यहाँ पर देखो नीचे के वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो सबसे पहले गर्म होते हैं और ऊपर के ठंडे रहते हैं, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्ट हीट के साथ कांटेक्ट में है। ठीक है। तो ये गर्म होंगे, तो ये गर्म होने के बाद ऊपर जाएंगे, फिर यहाँ ऊपर जाके ठंडे होंगे, फिर ये नीचे आएंगे। तो इस तरीके से करंट चलती है। ठीक है, जो क्या कर रही है, हीट का ट्रांसफर कर रही है। तो इस तरीके का जो फेनोमेना होता है उसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। क्लियर है। अब उसके बाद आता है थर्ड, रेडिएशन। रेडिएशन कैसा होता है, जैसे सपोज मान लो कि इसी में ही देखो आप, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो बर्तन है और यहाँ पर क्या है, मैं हीट कर रहा हूँ सपोज, तो ये एक, मान लो ये इसके साथ में डायरेक्ट टच में नहीं है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आग जल रही है और ये बर्तन गर्म हो रहा है, तो यहाँ पर तो कोई मीडियम नहीं है ना। तो अगर कोई मीडियम नहीं है फिर भी क्या हो रही है, हीट इस तक पहुंच रही है। तो क्या होता है कि ऐसा कोई सा भी केस जिसमें मीडियम की जरूरत नहीं होती है, उसमें हीट अगर ट्रांसफर हो तो ऐसे प्रोसेस को हम रेडिएशन कहते हैं। लाइक मान लो सूरज हो गया, उसकी भी गर्मी हमें पता चलती है, बीच में कोई मीडियम नहीं है, तो वो भी एक तरीके का रेडिएशन है। या हम हाथ सेक रहे हैं, लकड़ियां जलाई, तो लकड़ियां जलाई, लकड़ी जली, तो हम दूर से ही हाथ सेकते हैं, पैर सेकते हैं, तो उसमें हमें हीट का पता चलता है, तो वो जो हीट आ रही है वो क्या है, रेडिएशन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रेडिएशन होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इसमें कह रहा है कि रमन वांट्स टू यूज ए रियर व्यू मिरर इन हिज व्हीकल, विच टाइप ऑफ मिरर शुड बी पिक फॉर इट। ठीक है ना। देखो सबसे पहला कह रहा है कि मिरर, एक तो होता है कन्वेक्स मिरर, ठीक है, एक होता है क्या, कनकेव,
मिरर। कन्वेक्स और कनकेव क्या होता है, जैसे चम्मच की अगर हम बात करें तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसको समझाने का। चम्मच ये है, तो चम्मच का जो सीधा करके रखेंगे तो अंदर का जो हिस्सा है गड्ढे वाला, वो तो है कनकेव मिरर। और बाहर का जो हिस्सा है मतलब पीछे का हिस्सा है वो हो जाता है क्या, कन्वेक्स मिरर। यानी ये अगर मैं बनाऊं तो ये है कनकेव मिरर, और अगर ये मैं बनाऊं कनकेव, केव का मतलब होता है गड्ढा, केव, ठीक है ना। और ऐसे ही कन्वेक्स, कन्वेक्स का मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ, तो ये हो जाएगा कन्वेक्स और ये हो जाएगा कनकेव मिरर, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि रियर व्यू मिरर जो होता है, मतलब जो गाड़ी होती है, गाड़ी में ऐसे देखोगे बीच में जहां ड्राइवर बैठा होता है वहां पर एक वी ये मिरर होता है। तो वो जो मिरर होता है वो किसका बना हुआ होता है, वो कन्वेक्स का बना हुआ होता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि कन्वेक्स मिरर में जो इमेज दिखाई देती है उसमें क्या होता है कि वो बहुत बड़ा एरिया जो होता है वो आपको छोटे से शीशे में दिखा देता है। ये उस कन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी होती है। तो अब कौन सी चीजों का किस मिरर में यूज होता है, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता देता हूं, वहां से क्वेश्चंस आने का पूरा चांस रहेगा। जैसे ये वाला है, तो ये जैसे मान लो कि यहाँ पर क्या है कि यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर के यूज में जैसे पहला अभी हमने देखा कि रियर व्यू, मतलब जो कार या ट्रक में जो रियर व्यू मिरर होता है वो किसका बना होता है, कन्वेक्स मिरर का बना होता है। या फिर आप देखोगे और क्या, सॉफ्ट फॉर सिक्योरिटी, कई सारी दुकानों में भी क्या होता है, मिरर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है ना, सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए, वो भी किसके होते हैं, कन्वेक्स मिरर के होते हैं। अब ये वाला याद रखना, ये वाला ज्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, उसके बाद में कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर में देखो क्या होता है कि इसमें चीजें जो होती है ना छोटी से, मान लो ये चीज छोटी है, छोटी से चीजें बड़ी दिखती हैं, और इसमें जस्ट उल्टा है, बड़ी से चीजें छोटी दिखती है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होता है, इसको कहते हैं सेविंग मिरर या हजामती दर्पण। दाढ़ी बनाने के टाइम पर ना एक मिरर दिखाया जाता है, उसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो दाढ़ी होती है उसमें जो छोटे छोटे पोर्स वगैरह होते हैं वो भी क्लियरली दिखाई देते हैं। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि एक छोटी सी इमेज बड़ी हो रही है, याद रहेगा। ऐसे ही टॉर्च, सर्च लाइट हो गया, तो टॉर्च में अगर हम देखें तो टॉर्च इस तरीके से होता है और पीछे उसके ऐसे कॉनकेव रहता है जहां पर क्या होती है, यहाँ पर लाइट फंसी हुई होती है। तो ये लाइट पहले इस तरीके से ऐसे टकराती है, टकरा के फिर बाहर निकलती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी कॉनकेव मिरर का यूज होता है। डॉक्टर का हेड मिरर हो गया, डेंटिस्ट हो गया, या टीवी डिश एंटीना, टीवी आप देखोगे हल्का सा कर्व रहता है इस तरीके से, तो ये कॉनकेव शेप है, तो ये भी क्या होगा, कॉनकेव मिरर हो गया। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि कॉनकेव मिरर में कौन कौन सी चीजें आती हैं और कन्वेक्स में कौन सी आती है। अब इसके साथ में मैंने लेंस का भी ले लिया। लेंस में देखो आपको क्या याद रखना है, आप एक याद रख सकते हो, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, स्पेक्टिकल्स हाइपरमेट्रोपिया में कन्वेक्स लेंस का यूज होता है, ठीक है। उसके साथ में आपको क्या याद रखना है कि जो कन्वेक्स लेंस है वो क्या करता है, वो मैग्नीफाइंग करता है, मतलब छोटे से चीजों को बड़ा दिखाता है आपको, ये ध्यान रखना है। तो जैसे कैमरा हो गया, या टेलीस्कोप में आप दूर की चीज देखते हो, माइक्रोस्कोप में चीजों को बड़ा करके देखते हो, या मैग्नीफाइंग ग्लास हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, इन सब में कन्वेक्स लेंस का यूज होता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में क्या होगा, ये मायोपिया, मतलब देखो ये जो था हाइपरमेट्रोपिया, मतलब दूरदृष्टि दोष, जिसको पास का नहीं दिखता है उसके लिए कन्वेक्स लेंस यूज होता है। और ये है शॉर्ट साइडनेस, यानी निकट दृष्टि दोष, जिसको दूर का नहीं दिखता है उसके लिए कन्वेक्स लेंस का यूज होता है, ये भी पूछ लेता है। फिर उसके बाद आपको याद रखना है कि जो गैलीलियन टेलीस्कोप होता है उसका आई लेंस, और जो आपने देखा होगा फ्लैट वगैरह में क्या होता है, रूम के अंदर एक छोटा सा, मतलब जो गेट होता है उसमें एक छोटा सा होल होता है, तो अंदर वाला बंदा जो होता है उस छोटे से होल से बहुत मतलब बाहर देख सकता है कि कौन खड़ा है, उसको हम कहते हैं स्पाई होल। उसमें भी क्या होता है, ये लेंस लगा हुआ होता है। तो ये सारी चीजें आपसे मिरर और लेंस रिलेटेड पूछ सकता है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कौन सा एंगल, मतलब एक एंगल के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, इज द एंगल मेजर्ड फ्रॉम द रिफ्लेक्टेड रे टू द नॉर्मल सरफेस। देखो कोई भी अगर तुक्का भी लगाना चाहे तो उसे पता है कि रिफ्लेक्टेड रे की बात हो रही है नॉर्मल सरफेस के साथ, तो उसका एंगल क्या होगा, तो उसका एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए अगर मैं तुक्का लगाता हूँ। तो मैं इसकी चीजें आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से ये बनता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर मैंने पूरा लिया है, होता क्या है, जैसे मान लो ये मिरर है, एक प्लेन मिरर है इस तरीके से, तो यहां पर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है,
तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जो रेज है वो क्या हो रही है, मिरर पे इस तरीके से आ रही है। तो जो रेज मिरर पे गिरेगी उसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे, मतलब जो आ रही है। ठीक है, द रे विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ मिरर। ठीक, फिर उसके बाद ये जो अब देखो क्या होता है, एक पॉइंट है जहां पर मिरर गिरती है, तो इससे जो ये 90 डिग्री सरफेस के साथ में जो 90 डिग्री वाला एंगल है ये, तो ये जो होता है ये इसका क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री परपेंडिकुलर आप कह सकते हैं। फिर उसके बाद ये रे यहाँ पे टकराती है, टकराने के बाद क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी मिरर से। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रे क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी। ठीक है, तो अब देखो इस नॉर्मल के साथ यहाँ पे एक एंगल बना इस लाइन का इसके साथ में, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इस लाइन का इसके साथ में, नॉर्मल के साथ में एक एंगल बना। जैसे सपोज मान लो ये बन गया थीटा और ये बन गया सपोज गामा। ठीक, तो यहाँ पर ये जो थीटा है ये कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ में एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। और रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ में जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें थी, ये पूछ सकता है आपसे। अब इसके बाद में देखो दो लॉज होते हैं, ये भी पूछ सकता है, मैं नॉर्मली बता देता हूँ। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन सेम प्लेन। कहने का मतलब कह रहा है कि ये वाली रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये देखो एक ही पॉइंट पर बन रही है। ठीक है ना, तो ये एक रूल है इसका कि एक ही पॉइंट पर बनेगी। फिर उसके बाद कह रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट मीन्स थीटा, ठीक है ना, और ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है दैट मीन्स गामा, ये हमेशा बराबर रहेंगे। थीटा इक्वल टू गामा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच लॉ इज नोन एज, कौन से लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ये सबने किया होगा, सबको पता रहता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ठीक है ना, तो चलिए इसको थोड़ा डिस्कस में देखते हैं कि डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। देखिए सबसे पहले मैंने बताया कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फिर जिसको गैलीलियो लॉज ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, ये क्या है। ये सिंपल सा कहता है कि अगर कोई वस्तु या कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ या गैलीलियो लॉज ऑफ इनर्शिया कहता है। तो इसमें देखो क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम्पल्स के थ्रू। ठीक है ना, एग्जाम्पल दे देगा, फिर कहेगा कि इनमें से कौन सा लॉ है जो इस एग्जाम्पल को सेटिस्फाई करता है। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। जैसे इसके अंदर एक एग्जाम्पल कह रहा है स्टोन हैज मोर इनर्शिया देन फुटबॉल, क्योंकि देखो क्या होता है कि स्टोन भारी होता है और फुटबॉल हल्का होता है। इसी के बेस पे कह रहे हैं कि स्टोन में ज्यादा इनर्शिया होता है फुटबॉल के कंपेयर में। फिर उसके बाद देखो क्या कह रहा है, इफ बी प्लेस्ड ए कॉइन, मतलब ये कह रहा है कि जैसे मान लो अगर आप एक गिलास है, ठीक है ना, ग्लास के ऊपर यहाँ पर आपने एक कार्ड रखा है और कार्ड के ऊपर एक कॉइन रखा है। तो अगर आप बहुत तेजी से इस कार्ड पे स्ट्राइक करते हो तो क्या होगा, तो ये जो कार्ड होगा ये तो आगे निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें आ गया मोशन। जबकि ये जो कॉइन था, ये कॉइन रेस्ट में था, ये रेस्ट में ही रहना चाहता है, तो ये कॉइन जो होगा वो टम नीचे गिर जाएगा ग्लास में। ठीक है ना, तो ये एक एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद कह रहा है कि वेन, जब आप पेड़ों को हिलाते हो या फिर आंधी तूफान आता है तो आपने देखा होगा फल गिर जाते हैं। तो वो क्यों गिरते हैं, उस केस में क्या होता है कि जब हम पेड़ों को शेक करते हैं तो पेड़ तो आ जाता है मूवमेंट में, जबकि जो फल होता है वो रह जाता है रेस्ट में। तो फल अपनी जगह पे रह जाता है और पेड़ मूवमेंट आ जाता है उसके अंदर, तो फल क्या होता है, टूट कर नीचे गिर जाता है। इसी तरीके से सेम बस के साथ में भी है। बस, जब बस चलती है और हम बस में बैठे रहते हैं, हम भी चलते रहते हैं, दोनों ही मोशन में होते हैं। बट सडन बस क्या करती है, ब्रेक अप्लाई करती है तो बस तो रुक जाती है। बट हम मोशन में होते हैं तो हम क्या करते हैं, सामने की तरफ झटका लेते हैं। और इसी तरीके से जब बस चालू होती है सेम रिलेशन फॉलो होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो है, ऐसे ही कारपेट को जब आप डंडे से पीटते हो तो धूल निकलती है, ये सारे एग्जाम्पल न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ये आपको याद रखना है। फिर आता है सेकंड लॉज ऑफ मोशन। सेकंड लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन कहता है कि जो फोर्स है वो मास और एक्सेलरेशन के मतलब मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, यानी फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन मैं कह सकता हूँ। तो अगर मान लो कि मैं मास डबल करता हूँ तो फोर्स अपने आप क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर मैं एक्सेलरेशन डबल करता हूँ तो फोर्स अपने आप डबल हो जाएगा। या फिर मान लो अगर मैं हाफ करूंगा तो फोर्स पे उसी तरीके का इम्पैक्ट देखने को
मिलेगा। ठीक है, तो अब न्यूटन सेकंड लॉ को देखते हैं कि इसका कैसे इम्पैक्ट आता है। देखो, इसका इम्पैक्ट आता है कि जैसे यूजेस ऑफ सीट बेल्ट टू प्रिवेंट इंजरी, इट स्लो रिड्यूसेस लार्ज मोमेंटम ऑफ ए कार। अब देखो क्या हो गया, जैसे मान लो कि यहाँ पर मैंने एक गाड़ी बना दी, ठीक है, तो ये तो लग रहा गाड़ी बढ़िया बन गई। ठीक है, यहाँ पर देखो गाड़ी बना दी, तो यहाँ पर एक ड्राइवर बैठा हुआ है। ये ड्राइवर बैठा हुआ है, इसने क्या कर रखी है, सीट बेल्ट लगा रखी है। तो अगर ये ड्राइवर सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ होता तो गाड़ी अचानक से रुकेगी, ड्राइवर उड़ेगा, ड्राइवर बाहर, ठीक है, ड्राइवर खत्म, एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन जब ये सीट बेल्ट लगाता है तो उस केस में क्या होता है ना, उस केस में जो गाड़ी होती है वो रुक जाती है, और जो ड्राइवर होता है वो सडनली जर्क नहीं लेता है। वो क्या होता है, धीरे धीरे जर्क लेता है, क्योंकि बेल्ट ने उसे अपने साथ में बांध रखा है। और जब वो धीरे धीरे जर्क लेता है तो यहाँ पर ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन धीरे धीरे क्या होता है, कम हो जाता है। कम होने की वजह से ये जो फोर्स होता है ये डाउन हो जाता है। इस तरीके से जो ड्राइवर होता है वो बच जाता है। क्यों? क्योंकि कार का जो मोमेंटम होता है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से एक प्लेयर की अगर मैं बात करूं कि जब एक बॉलर कैच पकड़ता है तो आपने देखा होगा वो हाथ को पकड़ते टाइम नीचे करता है कुछ टाइम के लिए। तो क्या होता है कि जो बॉल होती है ना, उसका वेट मास जो होता है वो तो कम होता है, लेकिन उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो काफी फास्ट होता है। तो अगर आप डायरेक्ट फोर्स से पकड़ने की कोशिश करोगे तो हाथ में चोट लग सकती है। तो हम क्या करते हैं, उसको पकड़ के धीरे धीरे हाथ को नीचे लाते हैं, तो उससे क्या होता है, टाइम मिल जाता है। टाइम मिलने की वजह से जो बॉल में एक्सेलरेशन होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, जीरो हो जाता है। और जब धीरे धीरे जीरो हो जाता है तो फोर्स भी स्लोली जीरो हो जाता है, और प्लेयर जो होता है वो उसको आराम से पकड़ सकता है विदाउट एनी इंजरी। ठीक है, उसी तरीके से आपने देखा होगा जो भागते हैं, मतलब लॉन्ग जंप लेते हैं या हाई जंप लेते हैं, तो वहां पर आपने देखा होगा कि रेत बिछी हुई होती है या कोई रबड़ का किसी तरीके का प्लेटफॉर्म होता है। तो वो इसलिए किया जाता है कि जब बंदा लॉन्ग जंप या हाई जंप लेकर कूदता है तो वहां पर क्या होता है कि वो जो सैंड्स होता है वो उसको टाइम दे देता है लैंड करने के लिए, ताकि प्लेयर को इंजरी ना हो। तो ये सारे एग्जांपल्स न्यूटन के सेकंड लॉ के हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ भी डिस्कस कर लेते हैं। ये सबको पता होता है कि हर एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है। अगर मैं आपको एक थप्पड़ मारूंगा तो आप भी मुझे एक थप्पड़ मारोगे, तो ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो इसमें आपको एप्लीकेशन याद रखनी है। जैसे आप रोड पे चलते हो तो आप जमीन को धकेलते हो, जमीन आपको धकेलता है, तभी आप चल पाते हो। स्विमिंग में आप पानी को पीछे धकेलते हो, पानी आपको आगे धकेलता है। गन रिकॉइल में भी ऐसा होता है, क्योंकि जब आप फायर करते हो तो आप देखते हो कि जो गन होती है वो झटका लेती है, हल्का सा ऊपर आती है। तो वो वही है, क्योंकि गोली इतनी तेजी से निकलती है तो वो पुश मारती है, जिसकी वजह से हमारी गन रिकॉइल होती है। ऐसे ही जेट का उड़ना, और जब हम बोट से उतरते हैं जमीन पर तो आप देखते हो बोट पीछे जाती है, क्योंकि हम बोट को धकेल कर उतरते हैं। ऐसे ही होर्स पाइप जो होती है, ठीक है ना, ये होर्स पाइप होगी, जो भी है, जो आपने देखा होगा पानी बुझाने वाली पाइप जो होती है, जो क्या कहते हैं हमारे एम्बुलेंस ये फायर ब्रिगेड वाले यूज करते हैं, वो उसमें बहुत प्रेशर रहता है, क्योंकि इतनी प्रेशर से पानी निकलता है ना तो वो पाइप को पीछे धकेलता है। इसी तरीके से जो हॉर्स होता है जो क्या करता है, काट को खींचता है, उसमें भी ये सारा प्रोसेस अप्लाई होता है। आपको ये एग्जांपल्स याद रखने हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट कहता है कि एन इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज। कन्वेक्स मिरर हमेशा एक वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म करती है। कहने का मतलब कन्वेक्स मिरर में जब भी कोई इमेज बनेगी वो वर्चुअल होगी। एक होती है रियल इमेज, ठीक है ना, एक होती है क्या, वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होता है, जिसको पर्दे पर मतलब एक स्क्रीन पर उतारा जा सकता है, रियल इमेज होगी। लाइक सिनेमा हॉल में आप देखते हो जो प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर के थ्रू आपको पर्दे पर दिखाया जाता है, वो रियल इमेज है। एक होता है वर्चुअल इमेज, जो हम शीशे में देखते हैं, जो हम चम्मच के ऊपर देखते हैं, जो हम किसी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, वो वर्चुअल इमेज है। उसको पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, लेकिन हमें वो दिखती है। अब इसके अंदर वर्ड आता है इरेक्ट और इन्वर्टेड। इमेज आपको सीधी दिख रही है तो इरेक्ट, और इमेज आपको उल्टी दिख रही है तो इन्वर्टेड। तो आपको याद रखना है कन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, इनमें अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके की इमेज की फॉर्मेशन होती है। तो ये बहुत ज़्यादा टिपिकल टॉपिक है। आप अगर
बेसिक से इसको नहीं समझोगे तो आप हमेशा इसका रट्टा मारोगे और हमेशा भूल जाओगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, इसमें मैंने एक बस ये कन्वेक्स मिरर को लिया है, एक मैं एग्जांपल बताता हूँ ये होता कैसे। देखो इसमें क्या होता है, लॉ होते हैं जो रेज मिरर से कैसे पास करेगी, कुछ लॉज होते हैं जिसकी वजह से इमेज कहाँ बनेगी ये हमें पता चलता है। कैसे, देखो बताता हूँ। जैसे मान लो क्या होता है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ से रे निकल रही है, तो ये जो रे है ना, ये जो सेंटर, एक सेंटर से लाइन जा रही है जो क्या कर रही है, इस मिरर के फोकस से और मिरर के सेंटर से, मतलब इसको अगर गोला बनाऊंगा पूरा तो ये क्या करेगा, एक सेंटर बनेगा यहाँ पर। यहाँ पर अगर मैं इसको मिरर बनाता हूँ तो इसका एक सेंटर बनता है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट से जो रेस इस लाइन के पैरेलल जाएगी वो हमेशा क्या करेगी, इस मिरर के फोकस से निकलेगी, एक फोकस होता है इसका। और जो रेस डायरेक्ट आएगी इस तरीके से, वो क्या करेगी, वो इसके सेंटर से जाएगी। कहने का मतलब देखो ये तो है मिरर, तो रेस यहाँ से जो जाती है ये एक्चुअल रेज नहीं है, ये पार नहीं कर सकता है, ये तो इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, निकल जाएगी। बट एक इमेजिनरी रे फोकल पॉइंट से निकलती है, इसी तरीके से ये जो रे आ रही है यहाँ से ये वापस चली जाएगी, बट एक इमेजिनरी रे यहाँ से निकलती है उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। तो अगर मैं इसको मिटा दूं तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये एक रेज और ये एक रेज इस एक पॉइंट पे टकरा रही है, तो जिस भी पॉइंट पे ये टकराएगी वहां पर क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्मेशन होगा। तो अगर ये पॉइंट इस लाइन के नीचे होता, यहाँ पर कहीं होता, तो ये इमेज जो होती है उसको हम कहते हैं कि उल्टी बनी है, इन्वर्ट बनी है। बट ये इस लाइन के ऊपर है तो ये इमेज क्या बनी है, सीधी बनी है, ठीक है। और देखो शीशा है तो शीशे में ओरिजिनल इमेज बन नहीं सकती है, तो ये क्या बन रही है, ये क्या है, वर्चुअल इमेज है, आपको ये याद रखना। अब देखो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, इमेज कितनी बड़ी बन रही है, इतनी सी बढ़ रही है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट आपका डिमिनाइज्ड है, छोटा बन रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, इस पोजीशन को हम ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये मैंने बता दिया। इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल नहीं है। तो अभी आपको प्लेयर वाला मैंने बताया ना, उसमें क्या होता है कि एक्सेलरेशन जो होता है उसको काफ़ी कम कर दिया जाता है जिसकी वजह से फोर्स कम हो जाता है, तो बॉलर को इंजरी नहीं होती है। वो एक एग्जाम्पल है किसका, सेकेंड लॉ का, ठीक है ना। तो ये जो एग्जाम्पल है ये किसका है, न्यूटन सेकेंड लॉ का एग्जाम्पल है। उसके बाद ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये सारे एग्जाम्पल्स न्यूटन थर्ड लॉ के एग्जाम्पल्स हैं जो आपको मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें ग्राहम्स लॉ की बात करिए। ग्राहम्स लॉ क्या कहता है, ग्राहम्स लॉ मतलब एक नॉर्मल वो बताता है कि जो डिफ्यूजन ऑफ गैस होता है, देखो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता क्या है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है कि जैसे मान लो कि ये एक कमरा है, यहाँ पर मैंने मान लो एक अगरबत्ती जलाई, तो अगरबत्ती जलाने के बाद पूरे कमरे में इसकी खुशबू आ जाती है ना, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसके गैस पार्टिकल्स पूरे कमरे में फैल जा रहे हैं। तो यही क्या क्या है, यही है रेट ऑफ ये डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अब कुछ गैस तेजी से फैलती हैं, कुछ गैस धीरे फैलती हैं, तो उसको हम कहते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो ये कह रहा है कि जो फैलने का रेट होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी। उनकी डेंसिटी किस तरीके की है उसके स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का रेट होता है, ये ग्राहम्स लॉ कहता है, ठीक है ना। तो इस केस में देखो होगा क्या, यहाँ पर देखो एक मेंशन किया है, हाँ, कह रहा है कि लोअर मोलिकुलर मास विल इफ्यूज फास्टर देन द हायर मोलिकुलर मास। जिसका मास कम होगा वो बहुत तेजी से फैल जाएगा और जिसका मास ज्यादा होगा वो बहुत धीरे फैलेगा। ओवरऑल कहने का मतलब ये है, तो आप इस स्टेटमेंट को याद रखोगे। नेक्स्ट में देखते हैं, इसके बाद है पास्कल्स लॉ। देखो पास्कल्स लॉ, फोर्स इक्वल टू प्रेशर अपॉन एरिया है, ये इसका फॉर्मूला है। पास्कल लॉ कहता क्या है, पास्कल लॉ ये कहता है कि प्रेशर एक्सर्टेड इन सम लिक्विड, मान लो ये एक कुछ कंटेनर है, यहाँ पर लिक्विड भरा है और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक पिस्टन से इसको दबाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जब एक पिस्टन से मैं इसको दबाने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा कि जो प्रेशर है वो पूरे जो लिक्विड होगा उस पर सेम अप्लाई होगा। तो ये कहता है कि प्रेशर एक्सर्टेड इन सम लिक्विड विच इज एट रेस्ट इज द सेम इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में वो प्रेशर क्या होगा, इक्वल अप्लाई होगा, ठीक है।
जो हाइड्रोलिक पावर मशीन्स होती है, हाइड्रोलिक प्रेस होती है, वो पास्कल्स लॉ पर ही काम करती है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या होता है? देखो 3 लॉ केपलर्स ने दिए थे। सबसे पहला लॉ ये कहता है कि जैसे मान लो कि एक सन है, तो सॉरी, हमारा ये अर्थ है और यहाँ पर सन है, तो क्या कहता है कि सन जो होता है ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है। सन जो होगा वो इलिप्टिकल ऑर्बिट के किसी एक फोकस पर रहेगा। इलिप्टिकल ऑर्बिट का फोकस या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, और ये हमारी अर्थ है, ठीक है ना। तो पहला लॉ ये कहता है। दूसरा लॉ क्या कहता है? दूसरा लॉ कहता है कि इक्वल टाइम में प्लैनेट जो होता है वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। कैसे? जैसे सपोज मान लो इस केस में मैंने माना कि हमारा सन यहाँ पर है, ठीक है। तो अब देखो, जब हमारा अर्थ जो होगा, ये मान लो अर्थ है, ये भी अर्थ है, तो अर्थ जैसे दूर है, तो जब ये दूर होता है तो ये क्या करता है? धीरे धीरे मूव करेगा, बहुत धीरे धीरे। और जब ये पास होगा तब ये क्या करेगा? तेजी से मूव करेगा, ताकि पास होने पर ये कम टाइम में ज्यादा एरिया कवर कर पाए और दूर होने पर ये कम कवर कर पाए, ताकि दोनों एरिया इक्वल टाइम में इक्वल हो पाए, ठीक है। तो सेकंड लॉ यही कहता है कि ईच प्लैनेट कवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जिसकी वजह से प्लैनेट जो होता है, ये आपसे पूछ सकता है कि प्लैनेट अगर सन के नियर हो तो स्पीड क्या होगी? इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा? तो स्पीड क्या होगी? इंक्रीज होगी। थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ कहता है कि जो प्लैनेट और सन के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, और जो प्लैनेट है सन के अराउंड मूव कर रहा है, वो क्या होगा? इस डिस्टेंस के क्यूब कर दोगे तो वो प्रोपोर्शनल होगा उस टाइम के स्क्वायर के, ठीक है। तो ये क्या है? केपलर्स लॉ है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है, इसमें से कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्टैक्ट फोर्स। इनमें से कौन सा ऐसा फोर्स है जो कॉन्टैक्ट से डेवलप नहीं होता है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। कहने का मतलब कुछ भी ले लो, फ्रिक्शन क्या होता है? जब हम किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जो इस तरीके से सपोज रफ कर रहे हैं या हम चल रहे हैं, तो एक रेजिस्टेंस से डेवलप होता है। या आप ब्रेक मार रहे हो तो आपका पहिया रुक रहा है, तो ब्रेक क्या कर रहा है? एक रेजिस्टेंस से डेवलप करता है, उसी को हम फ्रिक्शन कहते हैं। तो फ्रिक्शन में हमेशा दोनों बॉडियों के बीच में कांटेक्ट होना जरूरी है, वरना फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ब्रेक लगाओगे, ब्रेक लगेगा नहीं अगर ब्रेक व्हील पे टच ना करे, ठीक है। तो फ्रिक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। बाकी ये सारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं, इसमें भी हम कहीं पर भी किसी भी बॉडी को आपस में जोड़ने की बात नहीं करते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैं यहाँ पर हूँ, सन बहुत दूर है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स कंटिन्यूसली अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सारे फोर्स क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट लेंस के रिगार्डिंग करेक्ट है? पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस पॉजिटिव होता है, कनकेव लेंस नेगेटिव होता है, दोनों ही सही है, ठीक है। तो ये जितने भी चीजें मैं आपको ले रहा हूं ना, ये सारे मेरी जो पेड पीडीएफ है उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, मैंने वहीं से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया है। तो एक चीज आपको ये पूछ सकता है, जो पावर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकल लेंथ ऑफ लेंस के। लेंस की फोकल लेंथ, जैसे मान लो ये एक लेंस है, इसकी फोकल लेंथ यहाँ पर है, और एक लेंस है, इसकी फोकल लेंथ यहाँ पर है, ठीक है ना। तो जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगा उसका पावर उतना कम होगा, जिसकी फोकल लेंथ कम होगी उसका पावर उतना ज्यादा होगा। अब पावर जो होता है लेंस का, उसको किस में मेजर करते हैं? डायोप्टर में मेजर करते हैं, ये आप याद रखोगे। कन्वेक्स लेंस पॉजिटिव पावर में चलता है, कनकेव लेंस नेगेटिव पावर में चलता है, ठीक है ना। और पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इक्वल टू, ये अभी आप नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। इसमें देखो होता क्या है, जैसे मान लो मैंने 2 कन्वेक्स लेंस लिए, एक का 2 डायोप्टर पावर था, एक का 3 डायोप्टर पावर था, तो टोटल पावर करेंगे तो 5 डायोप्टर हो जाएगा, ये कह रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग साउंड। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो साउंड के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है कि साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। साउंड अगर वैक्यूम हो जाए तो ट्रेवल नहीं कर सकती है, ठीक है ना। तो ये करेक्ट नहीं है। मतलब इसमें कह रहा है कि कर सकती है, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे आपने देखा होगा स्पेस में जब आप जाते हो तो सुन नहीं सकते हो किसी की भी आवाज़। क्यों? क्योंकि कोई मीडियम नहीं है, ठीक है ना। और साउंड को हमेशा मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। बाकी सारे इसमें सही हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मेजर करते हैं, अनप्लेजेंट साउंड जो होता है उसको हम नॉइस कहते हैं, और हमारे में जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो हमारे यहाँ पर वोकल कॉर्ड होता है जो वाइब्रेट करती है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है।
अब नेक्स्ट मैंने बताया जैसे मीडियम, देखो साउंड को मीडियम की जरूरत होती है। साउंड यहाँ पर ये भी पीडीएफ से लिया गया, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। साउंड सॉलिड में कर सकता है, लिक्विड में ट्रेवल कर सकता है, गैस में कर सकता है। स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में ज़्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम, गैस में उससे कम, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, ये बता दिया, इसलिए एस्ट्रोनॉट आवाज नहीं सुन सकते हैं ना स्पेस में ना मून पर, क्योंकि मून पर भी एटमॉस्फेयर नहीं है। साउंड जो होती है उसकी स्पीड डिपेंड करती है कि मटेरियल जो है वो कैसा है, नेचर ऑफ मटेरियल। टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो साउंड जो होगा वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो जो एयर होगी वो डेंस हो जाती है, जिसकी वजह से तेजी से क्या होगा, साउंड मूव कर सकता है एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में। नेक्स्ट एग्जांपल है, सॉरी क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए मेजरमेंट ऑफ दैट डिस्क्राइब्स द रेट एट विच द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। हबल्स कांस्टेंट। हबल्स कांस्टेंट ये बताता है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो किस रेट से एक्सपेंड हो रहा है, वही हबल्स कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू है ये, आप याद रख सकते हो, नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, नहीं पूछना चाहिए। प्लैंक्स कांस्टेंट की आपको वैल्यू याद रखनी है, 6.62 प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसकी यूनिट भी पूछ लेता है, आप यूनिट भी याद रखोगे। इलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं भी याद रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मैंने ये दे दिया, आप पढ़ सकते हो इसको। चलिए, तो आज की ये वीडियो खत्म हो गई है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, मैंने कितने ही छोटे में आपको बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश करी है। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, और भी इस तरीके की वीडियो मैं आप लोगों के पास लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए, नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय।